मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। रोज रोज के झगड़े भी अब बर्दाश्त के बाहर हैं। मैं दीक्षा को लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आप ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करें और जब कमाने लगे तब मुझे बुला लेना। पत्नी आबा का यह रूप देखकर विक्रम सहम गया। विक्रम बोला, देखो तुम्हारा इस तरह से मुझे अकेले छोड़कर जाना समस्या का हल नहीं है। तुम्हारे जाने से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हो जाने दो, कम से कम आपको अक्ल तो आएगी। आभा बोली, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, तुम थोड़ी हिम्मत नहीं रख सकती? मैंने अपने आप से बहुत समझौता किया है। विक्रम बोला, मैंने भी बहुत सहा है और आपके मुंह से ये सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। आप बस कहते रहते हैं, कुछ करते धरते तो है नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे रिजल्ट चाहिए। आप ये नौकरी बदलें और जब ज्यादा तनख्वाह वाली दूसरी नौकरी करने लगे तब हमें बुला लेना। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ। यह कहते हुए आबा अपने सामान से भरा बैग लेकर बेटी दीक्षा के साथ पैर पटकते हुए चली गई। विक्रम ठगा सा देखता रह गया। दरअसल जब से उसने नौकरी बदली है और उसे थोड़ी कम तनख्वाह वाली नौकरी करनी पड़ी है, तब से घर की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है। वह परेशान था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। घर में झगड़े की वजह से अगले दिन विक्रम का दफ्तर के काम में मन नहीं लगा। उसने सारा काम बेमन से निपटाया। छात्राओं के दाखिले का समय होने से काम यूं भी ज्यादा हो गया था। यह सब आभा नहीं समझती थी। उसके इस नादानी भरे कदम से विक्रम चिढ़ गया था। विक्रम ने भी तय कर लिया था कि अब वह आभा को बुलाने नहीं जाएगा। वह अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से ही उसे आना होगा। रात के 10 बज रहे थे। विक्रम नींद के इंतजार में बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। इतने में मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसे लगा कहीं आबा का तो फोन नहीं। शायद उसे गलती का एहसास हुआ हो, पर नंबर देखा तो किसी और का था। कौन? विक्रम ने पूछा। सॉरी सर, इस समय आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। विक्रम को फोन पर आई उस औरत की आवाज कुछ पहचानी सी लगी। कोई बात नहीं, आप बोले, विक्रम ने कहा। नमस्ते, पहचाना? मैं अंजू। ट्रेनिंग में दाखिले को लेकर 1-2 बार आपसे पहले भी बात हो चुकी है। ओह हाँ, अंजू तो तुम हो। कहो इस वक्त कैसे फोन किया तुमने? सर, आज दिन में जब आपको फोन किया था तो आपने ही कहा था कि अभी मैं बिजी हूँ, शाम को बात करना, पर इस वक्त तो रात है। सर, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, अब जाकर मिला है। ठीक है, कहो क्या कहना है? सर, उस प्रोफेशनल कोर्स के लिए मेरा दाखिला हो जाएगा ना? देखो, इंक्वायरी काफ़ी आ रही है, मुश्किल तो पड़ेगी। सर, दाखिले का काम आप देख रहे हैं, आप चाहें तो मेरा एडमिशन पक्का हो सकता है। मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ। आप नए आए हैं, पर आपके पहले जो सर थे वो तो कुछ सुनते ही नहीं थे। उसकी आवाज़ में चिरौरी थी। आपकी पारिवारिक हालत कैसी है? आपने बताया था कि आपकी माली हालत ठीक नहीं है। विक्रम ने कहा। आपको ये बात याद रह गई? देखिए, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति प्राइवेट नौकरी में हैं। उनकी तनख्वाह तो वैसे ही कम है, ऊपर से वे शराब भी पीते हैं। वे मुझ पर बेवजह शक करते हैं, मुझे मारते पीटते रहते हैं। मैं ऐसी आदमी के साथ रहते रहते तंग आ गई हूँ। मेरी एक बच्ची भी है। मैं हायर सेकेंडरी तक पढ़ी हूँ। मेरी सहेली ने ही मुझे आपके यहाँ के इंटरव्यू के बारे में बताया था। अगर आपकी मदद से मेरा ट्रेनिंग में दाखिला हो जाएगा तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। अंजू जैसे भावनाओं में बहकर सब कुछ कह गई। देखो, इस वक्त रात काफ़ी हो गई है, अभी दाखिले में समय है। आप 1-2 दिन बाद मुझसे बात करें। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। और फ़ोन कट गया। अगले दिन अंजू का दिन में ही फ़ोन आ गया। बात लंबी होती थी, सो विक्रम को कहना पड़ा कि वह रात को उसी समय फ़ोन करे तो ठीक रहेगा। रात के 9 बजे अंजू का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि उसके पति के नशे में धुत सोते समय ही वह बात कर सकती है। विक्रम अंजू के दुख से अपने दुख की तुलना करने लगा। वह अपनी पत्नी से दुखी था तो वह अपने पति से परेशान थी। धीरे धीरे अंजू विक्रम से खुलने लगी थी। विक्रम ने भी अपने अंदर उसके प्रति लगाव को महसूस किया था। उसे लगा कि वह औरत नेक है और ज़रूरतमंद भी, उसकी मदद करनी चाहिए।
अंजू ने फ़ोन पर कहा, आपकी बदौलत अगर ये काम हो गया तो मैं अपने शराबी पति को छोड़ दूंगी और अपनी बच्ची के साथ एक स्वाभिमानी जिंदगी जीऊंगी। विक्रम ने उससे कहा, जब इंटरव्यू होगा तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा। अब उन दोनों में तकरीबन रोजाना फ़ोन पर बातें होने लगी थीं। एक बार जब अंजू ने विक्रम से उसके परिवार के बारे में पूछा तो वह शादी की बात छिपा गया। विक्रम के अंदर एक चोर आ गया था। अनजाने में ही वह अंजू के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा था। शायद ऐसा आबा की बेरुखी से भी होने लगा था। अंजू ने एक बार विक्रम से पूछा था कि जब वह ट्रेनिंग के लिए उसके शहर आएगी तो वह उसे अपने घर ले जाएगा या नहीं, शॉपिंग पर ले जाएगा या नहीं। विक्रम ने उससे कहा, पहले दाखिला तो हो जाए, फिर ये भी देख लेंगे। दाखिले का समय निकट आने लगा था। विक्रम ने सोचा कि अब अंजू का काम होने तक तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। रहा सवाल आबा का तो और रह लेने दो उसे अपने माता पिता के पास। अंजू के फॉर्म वगैरह सब जमा हो गए थे। इंटरव्यू की तारीख तय हो गई थी। विक्रम ने अंजू को फ़ोन पर ही इंटरव्यू की तारीख बता दी। वह बहुत खुश हुई और बताने लगी कि फीस के पैसे का सारा इंतजाम हो गया है, कुछ उधार लेना पड़ा है। एक बार ट्रेनिंग हो जाए फिर वह सब का उधार चुकता कर देगी। फ़ोन पर हुई बात लंबी चली। बीच में 3-4 बीप की आवाज़ का ध्यान ही नहीं रहा। देखा तो आबा के मिस्ड कॉल थे। इतने समय बाद, वे भी अभी। उसे फ़ोन करने की क्या सूझी। इतने में फिर आबा का फ़ोन आया। वह शक करने लगी, वह किससे इतनी लंबी बातें कर रहा था। विक्रम ने झूठ कहा कि स्कूल के ज़माने का दोस्त था। आबा ने खबरदार किया कि वह किसी औरत के फेरे में ना पड़े और आज़ादी का गलत फ़ायदा ना उठाए, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। विक्रम ने कहा, मुझ पर इतना ही हक जमा रही हो तो मुझे छोड़कर गई ही क्यों। आबा ने बात को बदलते हुए विक्रम को नई नौकरी की याद दिलाई। विक्रम ने भी इधर उधर की बातें करके फ़ोन काट दिया। अभी तक अंजू से सारी बातें फ़ोन पर ही होती रही थी। फॉर्म भरा तो उसमें अंजू का फोटो था। फोटो में वह अच्छी खासी लगी थी, मानो अभी तक कुंवारी ही हो। अब जब आमना सामना होगा तो कैसा लगेगा, यह सोच कर ही विक्रम की झुरझुरी सी होने लगी थी। जैसे जैसे दिन कम होने लगे थे वैसे वैसे अंजू के फ़ोन भी कम आने लगे थे। शायद विक्रम को अंजू के बैलेंस की फिक्र थी कि जब मिलना ही हो रहा है तो फिर फ़ोन का फिजूल खर्च क्यों। आखिरी दिनों में अंजू ने आने जाने और ठहरने संबंधी सभी जानकारी ले ली थी। आखिर वह दिन आ ही गया। विक्रम ने अपना घर साफ सुथरा कर लिया कि वह उसे घर लाएगा। सभी प्रवेशार्थी इकट्ठा होने लगे थे। सभी की हाजिरी ली जा रही थी कि कहीं कोई बाकी तो नहीं रह गया। लेकिन यह क्या, अंजू की हाजिरी नहीं थी। विक्रम तड़प उठा। जिसका दाखिला कराने के लिए इतना जतन किए उसी का पता नहीं। ये औरत है कि क्या है, कुछ फिक्र है कि नहीं। अगर कोई रुकावट है तो बताना तो चाहिए था ना फ़ोन पर। विक्रम ने अंजू को फ़ोन किया, लेकिन ये क्या, फ़ोन भी बंद था। यह तो हद हो गई। इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुमकिन हो कि ट्रेन लेट हो गई हो। स्टेशन भी फ़ोन लगा लिया तो मालूम पड़ा कि ट्रेन तो समय पर आ गई थी। अब हो सकता है कि टिकट कंफर्म ना होने से वह बस से आ रही हो। इंटरव्यू हो गए और सभी सीटों की लिस्ट देर शाम तक लगा दी गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अंजू तो गई काम से। अच्छा भला काम हो रहा था कि यह क्या हो गया। ज़रूर कोई अनहोनी हुई होगी उसके साथ, वरना वह आती। विक्रम अगले 2-3 दिन लगातार फ़ोन मिलाता रहा पर वह बंद ही मिला। हार कर उसने कोशिश छोड़ दी। 5वें दिन अचानक दफ्तर का समय खत्म होने से कुछ पहले अंजू का फ़ोन आया। हेलो। अंजू की आवाज़ में डर था। विक्रम। अरे अंजू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या किया तुमने। तुमको आना चाहिए था ना। मैं इंटरव्यू वाले दिन से तुम्हें लगातार फ़ोन लगा रहा हूँ और तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है। आखिर बात क्या है। वह एक सांस में सब कुछ कह जाना चाहता था। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, पर मुझे माफ़ कर दें। आखिर बात क्या हुई, कुछ तो कहो। कहीं तुम्हारा वह शराबी पति। दरअसल मैं आपके यहाँ के लिए निकलने के लिए पहले अपनी बेटी निशा को अपनी मम्मी के यहाँ गांव छोड़ने जाने के लिए सवारी गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा भर ली गई थी। ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था।
इतने में सामने से आ रहे ट्रक से बचने के लिए ड्राइवर ने कच्चे में गाड़ी उतारी और ऐसे करते समय गाड़ी पलट गई। ओह! फिर आगे के हालात जानने के लिए जैसे विक्रम बेसब्र हो उठा था। गाड़ी पलटने से सभी सवारियां एक दूसरे पर गिरने से दबने लगीं। चीख पुकार मच गई। निशा बच्ची थी, वह भी चीखने लगी। मैं निशा के ऊपर गिर गई थी। तभी कुछ मददगार लोग आ गए। थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। उन लोगों ने हमें बांह पकड़कर खींचा। निशा बेहोश हो गई थी और मुझे भी चोट आई थी। कई सारे लोग घायल हुए थे। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। निशा को दूसरे दिन आईसीयू में होश आया। उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी। हम दोनों के इलाज में फीस के जोड़े पैसे ही काम आ रहे थे। हम अभी भी अस्पताल में ही हैं। मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ और निशा के पापा दवा लेने बाहर गए हैं, तभी आपसे बात कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि आप नाराज हो रहे होंगे। मुझे आपकी फिक्र थी। आपने सचमुच मेरा कितना साथ दिया। मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगी। जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो यह अनहोनी हो गई। सारा पैसा खत्म होने को है। अब मेरा आना ना होगा कभी। मुझे अब हालात से समझौता करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक अच्छी बात बताने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि निशा के पापा अस्पताल में हमारी फिक्र कर रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग को लेकर, फीस को लेकर, मेरी कोशिश के बारे में सब कुछ मालूम हुआ तो वे दुखी हुए। रात में उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरकर सुबकते हुए कहा कि बहुत हुआ, संभालो अपने आप को, मैं नशा करना छोड़ दूंगा, अब सब ठीक हो जाएगा। इनके मुंह से ऐसा सुनकर तो जैसे मैं निहाल हो गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे वे अब सुधर जाएंगे। फोन पर यह सब सुनकर तो जैसे विक्रम धड़ाम से गिरा। सारे सपने झटके में चूर चूर हो गए। आखिर में अंजू ने कहा, अच्छा अब ज्यादा बातें नहीं हो पाएंगी, रखती हूँ, गुड बाय। विक्रम ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या सोचा था, क्या हो गया, कैसे कैसे सपने अंजू को लेकर बुन डाले थे, पर आखिर वही होता है जो होना होता है। यह सब एक याद बनकर रह जाएगा। दफ्तर का समय पूरा हो चुका था। विक्रम घर की ओर बोझिल कदमों से निकल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा कि आबा बैग पकड़े दीक्षा का हाथ थामे दरवाजे पर खड़ी थी। विक्रम को देखकर आबा ने एक मुस्कान फेंकी, पर उसका भावहीन चेहरा देखकर बोली, क्या बात है, हमें देखकर आपको खुशी नहीं हुई? तब तक दीक्षा विक्रम के नजदीक आ चुकी थी। उसने दीक्षा को प्यार से उठाकर चूमा और नीचे खड़ा कर जेब से चाबी निकालकर बोला, अपनी मर्जी से आई हो या पिताजी ने समझाया? पिताजी ने तो समझाया ही। मुझे भी लगा कि अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी के लिए आपकी कोशिश में हमारे घर लौटने से ही तेजी आएगी। आबा, रबड़ को उतना ही खींचो कि वह टूटे नहीं। इसलिए तो चली आई जनाब। दरवाजा खुल चुका था। तीनों अंदर आ गए। अरे वाह, घर इतना साफ सुथरा, कहीं कोई? आबा ने आंखें तैरी। आबा, अब बस भी करो, फिजूल के बहम ठीक नहीं है। आपका आए दिन फोन बिजी होना शक पैदा करने लगा था। आप मर्दों का क्या बोल चुकी? क्या हम सब तुम्हारे लौटने की खुशी मना सकते हैं? क्यों नहीं, मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ, कहते हुए आबा रसोई घर में चली गई। दीक्षा ने टेलीविजन चलाया और विक्रम फ्रेश होने बाथरूम में घुस गया। आबा के आने से अंजू के मामले में विक्रम का सिर भारी होने से बच गया। आमतौर पर विक्रम शाम को नहीं नहाता था, पर न जाने क्यों आज नहाने की इच्छा हो गई और वह बाथरूम में घुस गया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।